हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइडिया झुंझुनू। हमारा जो फिजिक्स में कल टॉपिक चल रहा था उसका नाम था कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसकी क्लास फर्स्ट हमने पहले ही कवर कर चुके हैं हम। तो आज की क्लास में हम कार्य की बात करेंगे और कार्य को एक एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे। कल हमने एक पहली क्लास में बात की थी कार्य की बेसिक चीज़ के बारे में जाना था, कार्य का जो बेसिक नॉलेज होता है उसके बारे में जाना था, और आज हम इसी कार्य को एक एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 5 मिनट के लिए आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि कल हमने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले हमने कार्य के बारे में जाना था, कार्य होता क्या है। तो जब भी हम किसी भी वस्तु पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, एक बाह्य बल लगाते हैं, तो बाह्य बल लगाने के कारण वस्तु कुछ दूरी तक विस्थापित हो जाती है, कुछ दूरी तक विस्थापित हो जाती है। जैसे मैंने इस पिंड पर एक बल लगाया जिसको मैंने F बोला है। इस बल F के कारण यह वस्तु कुछ दूर विस्थापित होगी। इस विस्थापन और लगाए गए फोर्स का जो गुणा होता है, जो गुणनफल होता है, उसी को हम कार्य कहते हैं। मतलब कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है कार्य। इसके बाद में हमने बात की थी कार्य की यूनिट के बारे में। कार्य कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है या फिर वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। इसके बाद में हमने विमा की बात की थी, और हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की थी जहां पर हमने थीटा को वेरी करवाया था, जहां हमने 3 केस पढ़े थे। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सेकेंड केस था अपने पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड थर्ड केस था अपने पास थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इन्हीं तीनों कोणों को हमने वेरी करवाकर ये बताया था कि कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और कार्य शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई थी अपनी कल की क्लास की बात। अगर आपने कल की क्लास नहीं अटेंड की है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पिछली क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हमने जो भी कार्य के बारे में पढ़ा था वो था जब बल अपना इनवेरिएबल होने का मतलब क्या है? बल के इनवेरिएबल होने का मतलब क्या होता है? बल के इनवेरिएबल होने का मतलब यही होता है कि बल अपने पास कांस्टेंट है। मतलब बल ना तो अपने ऑब्जेक्ट की स्थिति के सापेक्ष, ना तो बल ऑब्जेक्ट की स्थिति के सापेक्ष, ना ही समय के सापेक्ष अपना मान बदल रहा है। बल का जो मान है वह स्थिति के सापेक्ष और समय के सापेक्ष हमेशा बराबर है। वो होता है बल का इनवेरिएबल होना। और आज हम बात करेंगे उस कार्य के बारे में जब बल का मान वेरिएबल हो, जब बल वेरिएबल की तरह कार्य करता है। और वेरिएबल होना क्या होता है? जब बल वेरिएबल होता है, जब बल का मान वेरिएबल हो। वेरिएबल होना क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक कोई बल है, हमने किसी वस्तु पर एक बल लगाया है और वह बल वस्तु की एक स्थिति पर और मान रख रहा है और वस्तु की दूसरी स्थिति पर कोई अलग मान रख रहा है। तो वहां पर जो बल होगा अपना, वो बल इनवेरिएबल या फिर कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल होगा, क्योंकि बल स्थिति और समय के सापेक्ष अपना मान चेंज कर रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम कि जब अपने पास बल वेरिएबल हो तो कार्य क्या होता है। जब बल वेरिएबल हो तो कार्य की गणना। इसके लिए हम एक अज्यूम करते हैं कुछ भी। मान लीजिए ये अपने पास एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक अपने पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस F फोर्स का ये वेरिएबल होने का मतलब है कि यह फोर्स
इस ऑब्जेक्ट की स्थिति के सापेक्ष अपना मान बदलेगा। तो इस फर्स्ट स्थिति में इस बल का मान कुछ और होगा और इस सेकंड स्थिति में मान लीजिए अपने पास फर्स्ट स्थिति इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन में जो बल का मान होगा वो कुछ और होगा। तो इस स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? इस स्थिति को मैंने x1 नाम दे दिया और इस स्थिति को मैंने x2 नाम दे दिया। जहां इस बल के कारण जो अपने पास वस्तु विस्थापित हो रही है वह x1 से लेके x2 तक विस्थापित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो w का मान निकलेगा वो इस प्रकार से निकलेगा, F.ds समाकलन x1 से x2, जहां पर ds क्या है? ds है अपने स्थिति में परिवर्तन ऑब्जेक्ट की स्थिति में परिवर्तन को कौन बता रहा है? यहाँ ds बता रहा है। F क्या है? F जो हमने फोर्स अप्लाई किया है इस पर वो F है और x1 से x2 तक इसका समाकलन कर दिया है। इस प्रकार से हम वेरिएबल फोर्स के कारण कार्य की गणना करते हैं। इस पर हम थोड़ी देर में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हो गई अपने पास, वेरिएबल फोर्स के बारे में हमने जान लिया, वेरिएबल फोर्स होता क्या है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल या फिर कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल संरक्षी बल क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बट उससे पहले इस संरक्षी बल के बारे में जान लेना, थोड़ी सी बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली बात क्या है कि जब भी हम संरक्षी बल के द्वारा कोई कार्य करते हैं, हमारे पास मान लिया एक कोई संरक्षी बल है जिसके एग्जाम्पल बताएंगे। मान लिया हमारे पास कोई संरक्षी बल है और उस बल के द्वारा कोई कार्य किया गया है, तो वह कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, वह केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ही निर्भर करेगा। मतलब कि इस बल द्वारा जो कार्य किया जाएगा वह केवल प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करेगा, इसका बीच में पथ कोई भी हो इस पर निर्भर नहीं करेगा। तो मैंने आपको यहाँ दो बातें बताई, एक तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, और एक पथ पर निर्भर नहीं करता है। इन दोनों चीजों को हम लिख देते हैं। इस बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। अगर पथ पर निर्भर नहीं करता है तो यह बल निर्भर किस पर करता है? यह कार्य, इस बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह निर्भर किस पर करता है? तो वह निर्भर करता है जो अपना वस्तु है, वस्तु की जो अपने पास प्रारंभिक स्थिति है और जो अंतिम स्थिति है उन दोनों पर निर्भर करता है। प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है और अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पर ही निर्भर करेगा। यहां से हम संरक्षी बल की डेफिनेशन बनाते हैं। वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करे, पथ पर निर्भर ना करे, वे बल संरक्षी बल कहलाते हैं। यहाँ दो चीजें हमने पता की, इन दोनों चीजों से हमने संरक्षी बल की डेफिनेशन बना ली। ठीक है, तो ये होता कैसे है एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप। मान लिया हमने एक ऑब्जेक्ट की, ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है, इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया, और ये बी कोई है, इसकी फाइनल कंडीशन है। ये इनिशियल कंडीशन है ए और ये इसी ऑब्जेक्ट की फाइनल कंडीशन है। और मान लिया कि ये अलग अलग रास्ते से कार्य कर रहा है, इनके जो बीच की दूरी है वो अलग अलग है।
फर्स्ट हमने ये मान ली, दूसरी ये मान ली, तीसरी ये मान ली, ठीक है। इस हिसाब से हमने 3 अलग अलग दूरियां ले ली, 3 अलग अलग पथ ले लिए। इसको मैंने पथ फर्स्ट नाम दे दिया, पाथ सेकंड, और ये पाथ थर्ड है। अगर इस ऑब्जेक्ट पर लगाया गया बल संरक्षी बल है तो अगर इस ऑब्जेक्ट पर लगाया गया बल संरक्षी बल है तो इनके द्वारा किया गया कार्य इस ऑब्जेक्ट पर बल के द्वारा किया गया कार्य इनकी पथ पर निर्भर नहीं करेगा। चाहे पथ कोई भी हो, हमारे पास 3 पथ हैं, इन तीनों पथों पर निर्भर नहीं करेगा। निर्भर किस पर करेगा? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर 3 अपन ने पथ लिए हैं और तीनों पथों में जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अपने पास सेम है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन चेंज नहीं है अपने पास चेंज क्या है? पाथ चेंज है। तीनों के पथ अलग अलग हैं और डिपेंड किस पर करता है अपना संरक्षी बल? सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर। तो यहाँ पर देखिए जो अपना W1 होगा इज इक्वल टू W2 होगा और इज इक्वल टू W3 होगा, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों पथों में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। तो इस बल द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य भी तीनों स्थितियों में समान ही होगा, ठीक है। ये होता है पथ पर निर्भर नहीं करना, केवल अंतिम और प्रथम स्थिति पर निर्भर करना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्लोज लूप के बारे में, मतलब एक बंद पथ के बारे में बात करते हैं। बल हमारा संरक्षी बल ही चल रहा है, संरक्षी बल। संरक्षी बल में हम बात करते हैं क्लोज लूप के बारे में। क्लोज लूप क्या होता है? क्लोज लूप का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहां से चलना शुरू किया और मैं घूम फिर के वापस यहीं पे आ गया तो मैंने एक क्लोज लूप बना लिया। मतलब क्या हुआ? मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, मेरा जो विस्थापन है वो शून्य विस्थापन है, ठीक है। विस्थापन का मान क्या है? शून्य है। तो इस बल में क्या होता है, यहां पर देखिए कि मान लीजिए अपने पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, अपने पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में हमें विस्थापन को जीरो करना है। उसके लिए मैं कंडीशन बता रहा हूं और यहां पर मैं कंसीडर कौन से फोर्स को कर रहा हूं? मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स को कर रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है, गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है उसको मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ और उसके हिसाब से हम डिफाइन करेंगे कि संरक्षी बल में जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए अपने पास ऑब्जेक्ट है, इसकी ये पोजीशन A है। इस ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की ओर फेंका, और इसने कोई डिस्टेंस कवर कर ली, जैसे h डिस्टेंस कवर कर ली ऊपर की तरफ, h डिस्टेंस कवर कर ली ऊपर की तरफ, और ये इसकी जो ऊपर गया है इसकी ये पोजीशन हो गई पोजीशन B। तो यहाँ से कल हमने बात की थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स में जब किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका जाता है तो वर्क डन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में मैंने वर्क डन को नाम दे दिया W1, ठीक है। तो W1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? W1 की वैल्यू निकालेंगे F x cos थीटा, जहां पर थीटा क्या होता है? थीटा होता है बल और विस्थापन के मध्य कोण। यहां पर देखिए बल की दिशा कौन सी है? मैंने गुरुत्वाकर्षण बल को लिया है तो बल की दिशा क्या होगी? गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी दिशा क्या होगी? नीचे की तरफ होगी। गुरुत्वाकर्षण बल की तो दिशा नीचे की तरफ हो गई, बट ये पार्टिकल विस्थापन किस तरफ कर रहा है? हमने नीचे से ऊपर की ओर फेंका है तो इसका विस्थापन ऊपर की तरफ हो रहा है। तो एंगल कितना डिग्री हुआ? दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू आई वो आई अपने पास 180 डिग्री। और यहां पर जब हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखते हैं तो कोस 180 डिग्री का मान क्या होता है? कल मैंने बताया था कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। तो यहां से जो अपने पास वैल्यू आ गई -fx, W1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम एक और कंडीशन को कंसिडर करते हैं। इस कंडीशन में हमने मान लिया कि जो पार्टिकल ऊपर गया था, पोजीशन B तक गया था, वही पार्टिकल वापस नीचे आ रहा है, पोजीशन A पर आ रहा है। जैसे
ये पार्टिकल पहले बी तक पहुंच गया था, हमने इसको ऊपर फेंका और इसको बी तक पहुंचा दिया। अब ये पार्टिकल ग्रेविटेशन फोर्स के कारण अपने आप नीचे आएगा, तो अपने आप नीचे आएगा तो पहले बी पोजीशन से मान लिया ये ए पोजीशन पर आ रहा है, उसी पोजीशन पर वापस आ रहा है जहां से इसने चलना शुरू किया था। तो यहाँ से इसने एच डिस्टेंस कवर की, क्योंकि यहाँ पर देखिए एच डिस्टेंस है, यहाँ पर एच भी कंसिडर कर सकते हैं अपन, एच, ठीक है, एच डिस्टेंस इसने कवर कर ली। पर यहां पर देखिए जो बल लग रहा है, बल किस तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो बल की दिशा क्या हो गई, नीचे की ओर हो गई। अपना देखिए विस्थापन किस तरफ हो रहा है, बी से ए की तरफ हो रहा है, तो विस्थापन भी नीचे की तरफ हो रहा है और अपने पास जो बल है वह भी नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। तो W2 क्या होगा अपने पास, एफ एक्स कोस थीटा, और एफ एक्स की जगह क्या कंसिडर किया हमने, एच, और थीटा की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू हो गई 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है अपने पास 1, तो अपने पास क्या आ गया, एफ एच। W2 की वैल्यू क्या आ गई, एफ एच। अब हम इस पूरे सिस्टम में देखते हैं, कंडीशन फर्स्ट ये ले ली, कंडीशन सेकंड ये ले ली, अब इस पूरे सिस्टम को कंसिडर करते हैं हम। पहले पार्टिकल ए से बी पे गया, वापस पार्टिकल बी से ए पर आ गया, तो इसने विस्थापन कितना किया, विस्थापन 0 विस्थापन है इसका, और 0 विस्थापन होते ही एक क्लोज लूप का निर्माण कर लेता है। तो इस पूरे क्लोज लूप में वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो हम W1 और W2 को ऐड कर देंगे। तो यहां से देखिए अपना जो टोटल वर्क डन आएगा, W टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, W1 प्लस W2, और W1 की वैल्यू क्या है, माइनस एफ एच, प्लस W2 की वैल्यू क्या है, एफ एच। तो यहां से देखिए W टोटल आया, उसका मान क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये माइनस एफ एच है, ये प्लस एफ एच है, दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो अपने पास W2 की वैल्यू क्या आ गई, W टोटल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। कहने का मतलब क्या हुआ, संरक्षी बल द्वारा एक बंद लूप में किया गया कार्य हमेशा और हमेशा शून्य होता है। ठीक है, संरक्षी बल द्वारा एक बंद लूप में किया गया कार्य हमेशा और हमेशा शून्य होता है। ठीक है, ये बात कर ली हमने संरक्षी बल की। अब हम बात करते हैं असंरक्षी बल की। क्या होता है असंरक्षी बल, ठीक इसी प्रकार से इसी वे में हम जानेंगे कि असंरक्षी बल क्या होता है। ठीक है, तो असंरक्षी बल, असंरक्षी बल या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसके लिए भी हम देखते हैं, डेफिनेशन पर बाद में आएंगे, इससे पहले हम इसके द्वारा किए गए कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। असंरक्षी इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। अगर पथ पर निर्भर करता है तो यहां से इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम, यहां से डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन क्या होगी, वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है वे बल असंरक्षी बल कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे अपना घर्षण बल ले लीजिए, घर्षण बल है अपना जो होता है असंरक्षी बल का ही एक उदाहरण है। ठीक है, ये चीज हमने देख ली, इसके बारे में जान लिया। इसके बाद हमने असंरक्षी बल की डेफिनेशन दे दी। अब बात करते हैं हम क्लोज लूप पे आते हैं, क्लोज लूप पे आते हैं, वही विस्थापन 0, क्लोज लूप का मतलब विस्थापन 0 है। तो यहां पर देखते हैं कि जब कोई भी पार्टिकल एक क्लोज लूप का निर्माण करता है तो असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो इसके लिए देखिए, मान लीजिए अपने पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी जो पोजीशन है वो ए है। ठीक है, इस पर एक बल लग रहा है इस तरफ,
दक्षिण दिशा में इस पर राइट डायरेक्शन में हमने एक बल लगा दिया, F बल लगा दिया, तो इस बल लगने के कारण सरफेस इस पर एक बल लगाएगी, सरफेस भी इस पर एक बल लगाएगी। वो कौन सा बल होगा? वो होगा अपना घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, और उसको मैंने नाम दे दिया F। ठीक है, F नाम दे दिया। और यहां से देखिए, और विस्थापन किस तरफ करेगा? ये विस्थापन करेगा A से B की तरफ करेगा विस्थापन। तो विस्थापन तो हो रहा है इस तरफ, विस्थापन तो हो रहा है दाएं हाथ की तरफ, और जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके कारण फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लग रहा है? बाएं हाथ की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण किया गया कार्य हम कैसे निकालेंगे? कल मैंने आपको बताया था। तो यहां से देखिए, मैंने इसको नाम दे दिया WA to B। WA to B, W मतलब कार्य जब विस्थापन A से B तक हो रहा है। ठीक है, तो यहां से देखिए F, दोनों के बीच का जो विस्थापन है वो हमने अक्ष कंसिडर कर लिया, F अक्ष कोस थीटा, F अक्ष कोस थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या है? बल और विस्थापन के मध्य कोण। बल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं हम? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो हम जिस तरफ वस्तु गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में लगता है। तो इन दोनों के बीच में विस्थापन तो उस तरफ हो रहा है और फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 180 डिग्री आ गई। और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आते ही कोस 180 डिग्री का मान क्या होता है? -1। तो यहां से देखिए -f(x) आ गई वैल्यू किसकी? जब कार्य हो रहा है, जब वस्तु A से B तक विस्थापित हो रही है। एक कंडीशन हमने, फर्स्ट कंडीशन बोल दीजिए इसको, फर्स्ट कंडीशन हमने ये अज्यूम कर ली। इसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन अज्यूम करते हैं। जब वस्तु B पोजीशन पर है, जब वस्तु B पोजीशन पर है और इस पर हम एक बल लगा रहे हैं, इस पर दक्षिण दिशा में हम बल लगा रहे हैं, तो इस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी इसके जस्ट अपोजिट, मोशन के जस्ट अपोजिट। और ये विस्थापित किस तरफ होगा? विस्थापित होगा फ्रिक्शन के जस्ट अपोजिट। तो विस्थापित तो हो रहा है ये B से A की तरफ, और इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो दक्षिण दिशा में लग रहा है। तो यहां से देखिए तो W निकालेंगे हम B to A। B to A का मतलब क्या हुआ? कार्य जब कण विस्थापित हो रहा है B पोजीशन से A पोजीशन की तरफ। तो F, इन दोनों के बीच में विस्थापन ले लिया अक्ष, F अक्ष कोस थीटा, F अक्ष कोस थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? फ्रिक्शन फोर्स उस दिशा में लग रहा है और विस्थापन जिसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? वही आ गई, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। और कोस 180 डिग्री की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी -1। तो यहाँ से B to A की वैल्यू कितनी आ गई? -fx आ गई। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम को हम देखते हैं एक बार फिर से। इस पूरे सिस्टम को देखिए, पहले जो अपना पिंड था वह A पोजीशन पे था, बल लगाया हमने, B पोजीशन पे आया, फिर हमने इस पर वापस बल लगाया और B से A पर भेजा। तो विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन हुआ अपने पास 0, मतलब कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। और विस्थापन 0 होते ही ये एक क्लोज लूप का निर्माण कर लेगा। और इसी के लिए हमें, पूरे क्लोज लूप के लिए हमें कार्य निकालना है कि क्लोज लूप के लिए असंरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो यहां से जो अपने पास दो कार्य आए हैं WA to B और WB to A, इन दोनों को हम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और W टोटल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां से देखिए WA to B क्या होगा? -fx प्लस, और WB to A क्या है अपने पास? -fx। और यहां से -fx और प्लस माइनस -fx माइनस क्या? 2fx। क्या यहां पर वैल्यू W टोटल की वैल्यू 0 आई? नहीं आई, जबकि विस्थापन क्या था अपने पास? जबकि टोटल विस्थापन क्या हुआ पूरे सिस्टम में? 0 हो गया अपने पास। विस्थापन क्या था? 0 था अपने पास। फिर भी अपने पास जो कार्य है उसकी वैल्यू 0 नहीं आई। इसलिए असंरक्षित बल द्वारा जब कार्य किया जाता है तो बंद लूप में कार्य का मान 0 नहीं आता है, यानी कि विस्थापन 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर
असंरक्षित बल के द्वारा किया गया कार्य 0 नहीं आता है। तो ये था अपना पूरा कॉन्सेप्ट असंरक्षित बल का। ठीक है, अब हमारा यहाँ ये जो वर्क टॉपिक है, काम टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाता है। इससे बाहर आपको थ्योरी में कुछ नहीं पूछा जाएगा और इस काम के बेस पर, इस कार्य के बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और उसी प्रकार के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम न्यूमेरिकल सोल्व करना। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए अपने पास। पहला न्यूमेरिकल क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक समतल धरातल पर रखे बक्से पर यदि 20 न्यूटन बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है तो बक्सा 10 मीटर क्षैतिज दिशा में विस्थापित हो जाता है। तो बल F द्वारा बक्से पर किया गया कार्य क्या होगा? अपने को ऑप्शन दे रखे हैं 20 जूल, 20 जूल, 200 जूल, -200 जूल और 0 जूल। अब आपको मैं न्यूमेरिकल सोल्व करने का सिंपल सा तरीका बता देता हूं। न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे किया जाता है। न्यूमेरिकल में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। वही ना। तो देखिए अपने पास पहला न्यूमेरिकल क्या दिया गया है, एक समतल धरातल पर रखे बक्से पर यदि F = 20 न्यूटन बल नीचे की ओर कार्य करता है तो बक्सा 10 मीटर क्षैतिज दिशा में विस्थापित हो जाता है। तो बल F द्वारा बक्से पर किया गया कार्य क्या होगा? अपन को ऑप्शन दे रखे हैं 20 जूल, 200 जूल, -200 जूल और 0 जूल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि अपने स्कूलिंग लेवल तक हमको ऐसे फिजिक्स पढ़ाई जाती है कि हमें सिर्फ थ्योरी बताई जाती है, न्यूमेरिकल सोल्व किया ही नहीं जाता। थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल सोल्व किए जाते हैं बट इनका कंपटीशन एग्जाम में इतना फायदा हमें नहीं पहुंचता है। तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उतना ही हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखिए, आपको दिया क्या क्या गया है। आपको दिया गया है वो चीज़ एक तरफ उतार लीजिए और आपको पूछा क्या गया है वो चीज़ आपको एक तरफ उतारनी है और कुछ नहीं करना। जो चीज़ दी गई है और जो चीज़ पूछी गई है उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, जैसे हम यहाँ इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो सबसे जो हमारी पहली प्रायोरिटी है वो ये चेक करना है कि जो अपने पास जो भी क्वांटिटीज दी गई हैं क्या उनके मात्रक एक ही पद्धति में है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये जैसे एसआई में हो गया, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया हो, यहाँ पर भी मीटर दिया गया है, ये भी बल का मान एसआई में क्या होता है न्यूटन, बल का जो यूनिट होता है एसआई में न्यूटन होता है। और जो लेंथ है यहाँ पर क्षैतिज दिशा में दूरी तय कर रहा है, विस्थापन तय कर रहा है, तो लेंथ का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो यहाँ पर ये भी एसआई में है और ये भी एसआई में है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये सेंटीमीटर में होता तो सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होती कि हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर अगर यूनिट ही दोनों अलग अलग होगी तो हमारा आंसर कभी सेम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको दिया क्या क्या गया है। एक क्या क्या दिया गया है, एक आपको एक बक्सा दिया गया है, एक समतल सतह है। इस समतल सतह पर एक अपने पास कोई बक्सा रखा गया है, मान लीजिए ये बक्सा रखा गया है और इस बक्से पर क्या बोल रहा है ये 20 न्यूटन फोर्स नीचे की ओर, 20 न्यूटन फोर्स नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो मान लीजिए नीचे की ओर कार्य F = 20 न्यूटन कुछ इस प्रकार से कार्य कर रहा है और इस 20 न्यूटन बल के कारण जो अपना पार्टिकल है, जो अपना क्या है यहाँ पर क्या है बक्सा है, यहाँ पर जो बक्सा है वह 10 मीटर क्षैतिज दिशा में विस्थापित हो जाता है। अब क्षैतिज दिशा कौन सी होती है, ये जो अपनी होती है क्षैतिज दिशा होती है और ये अपनी दिशा होती है ऊर्ध्वाधर दिशा होती है। तो क्षैतिज दिशा में इस तरफ भी जा सकता है ये और इस तरफ भी जा सकता है। मान लीजिए मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ इसको, तो उस तरफ
उस तरफ मान लीजिए, उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो देखिए इसका विस्थापन इस तरफ हुआ, कितना हुआ 10 मीटर हुआ। अगर आपने पिछली क्लास को ध्यान से पढ़ा है तो इसको आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करें या और कुछ करें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कार्य को डिफाइन करते हैं हम थीटा से। थीटा क्या है? बल और विस्थापन के मध्य थीटा की वैल्यू क्या है, उससे भी हम थीटा को कार्य को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इन दोनों के बीच थीटा की वैल्यू क्या आ गई? थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 90 डिग्री, क्योंकि एक तो नीचे की ओर काम कर रहा है और एक उसका विस्थापन क्षैतिज दिशा में हो रहा है, तो दोनों के बीच जो एंगल अपना क्रिएट हुआ वो 90 डिग्री का क्रिएट हुआ। और इस 90 डिग्री का होते ही cos 90 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास? cos 90 की वैल्यू होती है 0। और वर्क डन में जब हम cos 90 की वैल्यू 0 रखेंगे तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा अपने पास? टोटल वर्क डन आ जाएगा 0 जूल। यहाँ पर हमें आगे सोल्व करने की, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एंगल 90 डिग्री देखा, वही कार्य क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में टाइम ही इतना मिलता है कि जहाँ से शॉर्ट ट्रिक हो, जितनी शॉर्ट ट्रिक हो सके उतनी आपको अपनानी चाहिए। जिसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है जिस क्वेश्चन की, उसको तो आपको खोल कर पूरा करना ही पड़ेगा, पर जिसकी शॉर्ट ट्रिक बन रही है कम से कम उसकी तो आपको शॉर्ट ट्रिक बनानी चाहिए। ठीक है, तो अपन दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल ये देखिए, एक बक्से पर बल F = 10 न्यूटन लगाया जाता है। वो बक्सा 5 मीटर क्षैतिज में विस्थापित हो जाता है। मतलब कि वही है, बल लगा रहे हैं हम और 5 मीटर क्षैतिज दिशा में विस्थापित हो रहा है। यदि आरोपित बल तथा विस्थापन के मध्य थीटा की वैल्यू क्या है? 150 डिग्री हो, तो बल F द्वारा बक्से पर किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको दिया क्या क्या गया है? F की वैल्यू दे रखी है अपने को। F की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 न्यूटन। ठीक है, और विस्थापन कितना दे रखा है? विस्थापन दे रखा है अपने को, अक्स मान लीजिए, विस्थापन अपने को दे रखा है 5 मीटर क्षैतिज दिशा में, 5 मीटर क्षैतिज दिशा में। और थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को? थीटा = 150 डिग्री दे रखी है, 150 डिग्री दे रखी है। और अपने को पूछा क्या है? अपने को पूछा है वर्क डन क्या होगा इस फोर्स के कारण इस बक्से पर। ठीक है, तो अपने को वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? F(x cos थीटा। अपने को यहाँ 3 चीजें दे रखी हैं, F दे रखा है, x दे रखा है, थीटा दे रखा है, और चौथी चीज पूछिए। सिंपल सा सवाल है, 3 चीजें अपने को दे रखी हैं, चौथी चीज पूछिए, मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, पहले इसका विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। देखिए, अपने पास ये कोई बक्सा है, अपने पास ये कोई बक्सा है और इस बक्से पर 10 न्यूटन बल कार्य कर रहा है। 10 न्यूटन बल कार्य कर रहा है और यह कार्य मतलब बल लगने के कारण यह जो बक्सा है विस्थापित कितना हो रहा है? यह विस्थापित हो रहा है कितना? 5 मीटर हो रहा है। तो ये जो लेंथ आई वो तो आई अपने पास 5 मीटर। बल का जो मान आया वो क्या है? 10 न्यूटन। और इन दोनों के बीच एंगल अपने को दे रखा है 150 डिग्री। ठीक है, तो अपने को कार्य का मान निकालना है। तो सबसे पहली बात तो हम, मेरे को दो ऑप्शन तो कैंसिल होते हुए वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। कैसे? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो बड़ी है और 180 डिग्री के बराबर है या फिर इससे छोटी है, तो अपना जो वर्क डन होगा, W की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो मैंने यहाँ से 2 ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल कर दिए, ये तो दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते, बच्चे ये दोनों। इन दोनों के लिए हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, F की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को? 10 न्यूटन। X की वैल्यू क्या दे रखी है? 5 मीटर। और कोस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 150 डिग्री। 150 डिग्री दे रखी है। अब कोस आपको ना कोस 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए।
अगर आपको नहीं आती है तो मैं बता देता हूँ आपको कि cos 180 डिग्री की हम वैल्यू निकालते कैसे हैं। ठीक है, अपने पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये बात तो हम हो गए, हमें पता चल गई कि ये पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है, यहाँ पर पाई होती है, यहाँ पर 3π/2 होती है, और यहाँ पर 2π होती है, या फिर 0 होती है, क्योंकि चलना भी हमने यहीं से शुरू किया था और वापस आके रुके भी है। तो 360 डिग्री भी यही होगा और अपना 0 डिग्री भी यही होगा। तो यहाँ से देखिए अपन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वैल्यू मान लीजिए अपने पास π/2 प्लस थीटा आ जाए। जैसे मान लीजिए साइन की वैल्यू है अपने पास, साइन की वैल्यू π/2 प्लस थीटा आ जाए, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम। मतलब कि π/2 तो ये रहा अपने पास, इसके साथ कोई एंगल जुड़ रहा है, मतलब यहाँ आएगा, ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव आएगा। थीटा तो क्या होगा, ये टोटल जो क्वांटिटी है ये अपनी पॉजिटिव आएगी। बट अगर π/2 अपने पास है, π/2 अपने पास है, तो यहाँ पर π/2 आते ही ये साइन अपना नाम चेंज कर लेगा और ये हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। यही कंडीशन होती है 3π/2 के साथ, यही होती है π/2 के साथ। साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज हो जाता है, इसी प्रकार से टेन कोट में और सेक कोसेक में। ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर देखिए अपने पास 150 डिग्री है, 150 डिग्री है। वन 150 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं। 150 डिग्री का अपने को ये तो पता है कि इस क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में आएगा तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोस है, कोस π/2 प्लस π/2 में ऐसा क्या जोड़े कि 150 आ जाए, π/2 में ऐसा क्या जोड़े कि 150 आ जाए। π/3 जोड़ दें, π/3 जोड़ दें। और कोस इस क्वाड्रेंट में कैसी क्वांटिटी होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो होता है वो कैसे होता है, पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो माइनस। कोस नेगेटिव होता है तो माइनस, और इस π/2 के कारण कोस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन। और π/3 ये अपने पास इसकी वैल्यू आ ही जाएगी। यहां से देखिए साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, साइन π/3 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2, √3/2 होती है अपने पास। कोस 60 की वैल्यू कोस √3/2 ही होगी। ठीक है, इस वैल्यू को हम माइनस √3/2 को हम कोस 150 की जगह रख देंगे, क्योंकि ये कोस 150 डिग्री की ही वैल्यू है माइनस √3/2। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। 10 × 5 50 न्यूटन इंटू मीटर हो गया। ये न्यूटन को गुणा किया मीटर से, न्यूटन इंटू मीटर हो गया, और इसकी जगह क्या रख दिया मैंने, माइनस √3/2। इसको जब हम सोल्व करते हैं, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.717 के समथिंग होती है, इस प्रकार से कुछ होती है, और उसमें डिवाइड करेंगे, और इसका जो आंसर आएगा अपने पास अबाउट आएगा अपने पास 43, क्योंकि यहाँ से देखिए आप 25 भी कैंसिल हो चुका है, 25 भी कैंसिल हो चुका है इस √3 के कारण। यहाँ पर 50/2 होता तो 25 को हम देखते कि ये हो सकता है ऑप्शन, बट अपने को पता है 50/2 25 तो ये हो गया, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, √3 से हो रहा है। तो अपना चौथा जो ऑप्शन बच गया -43 जूल, ये अपना हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम दो ऑप्शन को पहले ही डिनाई कर देते हैं कि ये तो होंगे ही नहीं, और इन दोनों में से भी एक को फिर आगे चल के डिनाई कर दिया ये नहीं होगा, और अपना करेक्ट आंसर अपने पास आ जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और ये जो कोस की वैल्यू है, साइन की वैल्यू है, ये आपकी 11th क्लास की बातें हैं जो आपको स्कूलों में अच्छी तरीके से पढ़ाई गई होंगी, फिर भी मैंने आपको ये चीज़ बता दी है।
अब बात करते हैं हम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि थोड़ा सा घुमाने वाले क्वेश्चन अगर पूछ लिए तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है अपने को। यहाँ पर देखिए, एक साइकिल सवार 10 मीटर की दूरी के बाद रुकने वाला है, 10 मीटर की दूरी के बाद रुकने वाला है। इस प्रक्रिया में साइकिल पर सड़क के द्वारा लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो साइकिल की गति को रोकता है, तो साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फोर्स मैंने बोला है F = 200 न्यूटन, ये कौन सा फोर्स है, ये साइकिल को रोकने का काम कर रहा है, ये साइकिल को रोकने का काम कर रहा है, उसकी गति का अवरोध कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स होगा ये होगा घर्षण का बल, घर्षण बल होगा ये। ठीक है, घर्षण बल होगा, और इस घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा अपने पास, W = F डिस्प्लेसमेंट मान लिया अक्स कोस थीटा। F की जगह क्या दे रखा है अपने को, 200 न्यूटन, और अक्स की जगह क्या दे रखा है, 10 मीटर, और कोस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई, जैसे ये है यहाँ से साइकिल रुकना प्रारंभ करती है और यहाँ आकर रुक जाती है, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगा, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 180 डिग्री हो गई, और यहाँ पर 180 डिग्री होते ही इसका मान नेगेटिव में चला जाएगा, और नेगेटिव में जाते ही इसका मान 200 × 10 क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, तो 2000 जूल आ जाएगा, 2000 जूल आ जाएगा माइनस में। क्या अपने को 2000 जूल दिखाई दे रहा है माइनस में, बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है। बट अपन यहाँ पर देखने वाली चीज क्या है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में ये चीज पूछी नहीं थी, ये चीज तो पूछी नहीं है कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य बताइए। पूछा क्या गया है कि साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य क्या होगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे कर देंगे, इसको इससे गुणा करके थीटा की वैल्यू 180 डिग्री करके इस आंसर को सही कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। यहां पर देखिए लॉजिक क्या है यहाँ पर, तो लॉजिक को समझिए आप। यहां पर पूछा गया है कि साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य क्या होगा। अब मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी चीज, मतलब मैंने बल लगाया, मैंने किसी भी चीज पर बल लगाया, तो उस बल के द्वारा उस वस्तु का विस्थापित होना जरूरी है, उस बल के द्वारा विस्थापित होना जरूरी है। ठीक है, अगर विस्थापन नहीं होगा तो वो बल क्या हो जाएगा, उस कार्य क्या हो जाएगा, वो कार्य हो जाएगा शून्य कार्य हो जाएगा। अब देखिए साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य, मैंने साइकिल से सड़क पर एक बल लगाया, ठीक है, और उस बल के कारण क्या सड़क हिली, क्या सड़क ने विस्थापन किया, या फिर सड़क वहीं रह गई है। जवाब है सड़क ने कोई विस्थापन नहीं किया। अगर सड़क ने कोई विस्थापन नहीं किया है तो साइकिल ने सड़क पर कोई कार्य भी नहीं किया है, तो यहाँ पर जो अपना वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा 0 वर्क आ जाएगा। तो ये चीज़ थी यहाँ पर समझने लायक। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते ही नहीं है, 200 न्यूटन देखा, 10 मीटर देखा, कोण लगा दिया और डायरेक्ट इसका आंसर -2000 जूल करके आ जाते हैं। ठीक है, ये था इसमें लॉजिक, क्योंकि सड़क विस्थापित नहीं हो रही है। अगर विस्थापित ही नहीं हो रही है तो यहाँ पर कार्य भी शून्य होगा। ठीक है, आई होप कि आपको यह चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह क्वेश्चन देखिए थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक m = 0.5 kg द्रव्यमान की वस्तु, वेग v अपने पास a x की पावर 3/2 दे रखा है, इस वेग से गतिशील है, एक सीधी रेखा में गति कर रही है, जहां पर a की वैल्यू अपन को 5 मीटर की पावर -1/2 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स दे रखा है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ए देखते ही ये मत सोचने लग जाना कि ये क्या है, यहाँ पर ए देखते ही ये मत सोच लेना कि यहाँ पर ये त्वरण है। ये त्वरण नहीं है, क्योंकि त्वरण का जो अपने पास यूनिट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो ये त्वरण नहीं है, ये यहाँ पर जो एक कांस्टेंट दिया गया है, इस कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। तो यह
ये अपना पिंड है, ये पिंड एक सीधी रेखा में गति कर रहा है जिसका वेग अपने को ये दे रखा है। तो बल F द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना कीजिए जब वस्तु का विस्थापन x इक्वल टू 0 मीटर से x इक्वल टू 2 मीटर हो। अब देखिए, अब मैंने आपको पहली चीज क्या बताई थी कि बल का वेरिएबल होना, बल का वेरिएबल होना। और बल किसके साथ वेरिएबल हो सकता है, या तो टाइम के साथ वेरिएबल हो सकता है या फिर स्थिति के सापेक्ष वेरिएबल हो सकता है। और यहाँ पर देखिए स्थिति चेंज हो रही है, स्थिति का चेंज दिया गया है, dx की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर मतलब जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है। वो फोर्स कौन सा है, वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो निकालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस प्रकार से हम निकालेंगे। अपन को m की वैल्यू दे रखी है, m इज इक्वल टू 0.5 kg। v की वैल्यू क्या दे रखी है, v इज इक्वल टू a x की पावर 3/2, ठीक है। जहां पर a क्या है, जहां पर a है 5 मीटर टू द पावर -½ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब अपने को ये तीनों चीजें तो दे रखी हैं और अपने को पूछा क्या है, बल F द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। क्या अपने को यहाँ पर कोई बल दिया गया है, क्या कोई बल दिया गया है, जवाब होगा यहाँ पर कोई बल नहीं दिया गया है। अपने को मास दिया गया है और सिर्फ वेलोसिटी दी गई है। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी का यूज करके अपन को सबसे पहले बल निकालना होगा और बल का यूज करके अपन को इस बल द्वारा किया गया कार्य निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी का यूज करके हम बल कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी का यूज करके हम बल कैसे निकालेंगे। तो वेलोसिटी अपने को पता है एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन को मैंने मान लिया a0। यहाँ पर जो एक्सीलरेशन काम कर रहा है, क्योंकि a अपने को पहले ही कोई कांस्टेंट दे रखा है तो मैंने a0 मान लिया एक्सीलरेशन को। तो एक्सीलरेशन क्या होता है अपने पास, एक्सीलरेशन होता है dv/dt। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन ही त्वरण होता है। ये चीज़ 11th क्लास की बात है और स्कूलों में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं 1D मोशन में कि वेग में जो समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। बट हमें एक चीज़ देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर समय के सापेक्ष परिवर्तन है और समय के सापेक्ष हमें कोई परिवर्तन नहीं दे रखा है। अपन को परिवर्तन किसके सापेक्ष दे रखा है, स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन दे रखा है। तो हम सबसे पहले इस dt को स्थिति में चेंज करेंगे। और v की वैल्यू क्या होती है, वेग क्या होता है, वेग होता है अपना विस्थापन में जो परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष, उसी को हम वेग बोलते हैं। विस्थापन में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसी को हम वेग बोलते हैं। तो यहाँ से जो dt की वैल्यू आई है, dt इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, dx/v। इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, dv आ गया अपने पास पहले से मौजूद है डिवाइडेड बाई dx। और ये v इसके नीचे आएगा तो घूम के ऊपर चला जाएगा तो v इसके गुणा में आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब अपन को v दे रखा है, dv/dx अपन निकाल सकते हैं। तो यहां से अपन v और dv/dx निकालते हैं। v की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, a x की पावर 3/2, a x की पावर 3/2, ठीक है। और d/dx a x की पावर 3/2। अपन को इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन कैसे करते हैं, इसका अवकलन करने के लिए देखिए ये अपने पास पहले से इसका कोई अवकलन नहीं करना, a x की पावर 3/2। यहाँ पर a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा। और x की पावर n का अवकलन क्या होता है, d/dx। x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n-1 होता है। तो यहाँ से देखिए इसका अवकलन करेंगे, x की पावर 3/2 का अवकलन करेंगे तो 3/2 बाहर आ जाएगा। 3/2 जो पावर n है ये इसके गुणा में आ जाएगी, x बच जाएगा और 3/2 -1 हो जाएगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा, 1/2 बच जाएगा। और यहाँ से देखिए x की पावर 3/2 और x की पावर 1/2 दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, x²। और यहाँ पर a और a मिलकर क्या हो जाएंगे, a²। तो यहाँ पर जो अपना रिजल्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/2 a² x²। ये क्या आया है अपने पास, ये आई है एक्सेलरेशन की वैल्यू। ये क्या आई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू। और इस एक्सेलरेशन का यूज करके हम निकालेंगे फोर्स और उसके बाद वर्क डन। मैं ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ, a0 इज इक्वल टू
3/2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपन ने कहां तक काम कर लिया, अपन ने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब अपन को F इक्वल टू बल हम जानते हैं कि जब मास को एक्सेलरेशन के साथ गुणा कर दिया जाता है तो हमें बल प्राप्त हो जाता है। और m की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 1/2 हाफ kg या फिर 0.5 kg बोल दीजिए, दोनों में से कुछ भी बोल दीजिए। और एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से देखिए 3/2 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3/2 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास, इसका जो यूनिट होता है वो भी साथ में लिख दीजिए। जैसे क्या होता है इसका डी एक्स स्क्वायर बाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया अपने पास 3/4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई अपने पास एफ की, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। क्योंकि बल का जो मात्रक होता है ऐसा ही पद्धति में वो अपने पास क्या होता है, वो अपने पास होता है न्यूटन। तो अपने पास बल आ गया। अभी अगर बल आ गया अपने पास तो इस बल द्वारा इस जो वस्तु है अपने पास, इस वस्तु पर किया गया कार्य की अपन को गणना करनी है। तो वो कैसे निकलेगा, W = F(s). सीधी रेखा में गति कर रहा है तो कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा देख लीजिए। अगर सीधी रेखा में गति कर रहा है तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पर बल हमने F लगाया, इस पर बल हमने F लगाया, और ये सीधी रेखा में गति कर रहा है, इस तरफ गति कर रहा है, तो दोनों की डायरेक्ट बल भी इसी तरफ हुआ और जो विस्थापन है वह भी इसी तरफ हुआ। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आ गई वो 0 डिग्री आ गई, और कोस 0 क्या होगा, 1 होगा अपने पास। तो अपने पास फाइनल F(s) आ जाएगा, या फिर इसको अक्स बोल दीजिए, अक्स बोल दीजिए, F(x) आ गया अपने पास। ठीक है, F की वैल्यू क्या है अपने पास, सॉरी ऐसे नहीं होगा ये, क्योंकि अपने को लिमिट दे रखी है, यहाँ पर अपने को लिमिट दे रखी है, तो लिमिट का यूज करना होगा अपने को। लिमिट का यूज करेंगे अपन, तो W = क्या होगा, F.dx। और लिमिट क्या दे रखी है, जब x की वैल्यू 0 से 2 मीटर तक है, x की वैल्यू 0 से 2 मीटर तक है, तो अपने को मान निकालना है वर्क डन का। तो यहाँ से f की वैल्यू रख देते हैं, f की वैल्यू 3/4 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और dx के सापेक्ष इसका समाकलन कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, 0 to 2 f की वैल्यू 3/4 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डॉट dx। यहाँ से मैं अगर इसका समाकलन करूँ तो 3/4 a स्क्वायर मेरा बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ कांस्टेंट है, ये चीज़ कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगी। और एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर n का समाकलन होता है एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की पावर 2 + 1 3, और 2 + 3 2 + 1 3, तो एक्स क्यूब बाई 3। और लिमिट जो बच गई अपनी 0 to 2 यहाँ अप्लाई कर देते हैं हम। तो यहाँ से देखिए 3/4 W = 3/4 a स्क्वायर, एक्स की जगह है सबसे पहले हम 2 रखेंगे, तो 2 की पावर 3 कितनी हो गई, 2 की पावर 3 कितनी हो गई अपने पास 8/3, माइनस एक्स की जगह हम रखेंगे अब वैल्यू 0, तो 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये हो गई 0 0, 8/3 माइनस 0 करेंगे तो 8/3 आ जाएगा, 3/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो अपने पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए अपने पास आ जाएगा 2a स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, टोटल वर्क डन की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, टोटल वर्क डन क्या आ गया अपने पास 2a स्क्वायर, और a की वैल्यू अपने को दे रखी है 5 मीटर, ये अपने पास इसकी यूनिट है। तो W = क्या हो जाएगा 2 × 5 स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। और अपने को यूनिट क्या दे रखी है, क्योंकि जब हम इसकी यूनिट को सॉल्व करेंगे और इस
पूरे को सोल्व करेंगे तो अपने पास यूनिट जो आएगी वो अपने पास जूल ही आएगी। तो यहाँ पर जो 50 जूल का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर अपने को कहीं भी 50 जूल कहीं दिखाई दे रहा है, ये रहा अपने पास 50 जूल, तो ये हो गया अपना करेक्ट आंसर। ये थोड़ा क्वेश्चन लॉजिकल था क्योंकि अपने को कुछ दे ही नहीं रखा था, सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी थी। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, ऐसे सवाल आते बहुत कम है, बट बाई चांस आ जाए तो थोड़ा लॉजिकल पूछ ले तो क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। एक वस्तु को पृथ्वी के धरातल से h ऊंचाई तक फेंका जाता है तो बल द्वारा वस्तु पर कार्य का चिन्ह होगा। दो कंडीशन अपने को दे रखी है, जब हम वस्तु पर बल आरोपित कर रहे हैं और सेकंड जब वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले इस चीज को समझिए कि इस चीज को समझिए कि यहां पर देखिए एक वस्तु को धरातल पृथ्वी के धरातल से h ऊंचाई तक फेंका जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु यहां थी, ये पृथ्वी का धरातल हो गया, इस धरातल से h ऊंचाई तक फेंका जाता है। h ऊंचाई मान लीजिए, h ऊंचाई हो गई अपनी, h ऊंचाई तक फेंका जाता है तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य का चिन्ह क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यही पूछना चाहता है बेसिकली। और कंडीशन क्या रखी है, दो कंडीशन दे रखी है अपने को, जब वस्तु पर हम बाह्य बल आरोपित करते हैं तब, और सेकंड कंडीशन क्या है, जब उस वस्तु पर एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा हो तब। तो सबसे पहले हम कंडीशन फर्स्ट देखते हैं। ए में क्या बोलना चाहता है कि जब किसी पार्टिकल पर, इस पिंड पर एक बल आरोपित कर रहे हैं, बल आरोपित करने का मतलब क्या है, धक्का देके उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो इस पर बल लग रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि बाह्य बल देख रहे हैं, बाह्य बल तो ऊपर की तरफ ही लगा रहे हैं हम, तभी तो वस्तु ऊपर की तरफ गति कर रही है। तो एफ की डायरेक्शन क्या होगी, एफ ए बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ए कर रहे हैं हम, एफ ए की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई। और विस्थापन किस तरफ हुआ है, विस्थापन भी यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है, तो विस्थापन भी ऊपर की तरफ ही हुआ है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, तो एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री एंगल बन रहा है। और 0 डिग्री एंगल बनते ही जो अपना जो साइन आता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है अपने पास पॉजिटिव वर्क डन होता है। समझ में आ गई होगी आपको ये चीज, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल क्या है अपने पास 0 है, और 0 आते ही अपने पास पॉजिटिव वर्क डन हो गया, क्योंकि वर्क डन का मान पॉजिटिव होगा जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री होगी। इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, थीटा की वैल्यू जब थीटा की वैल्यू यहाँ लाई करेगी तो अपने पास वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब बात करते हैं हम सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, जब वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो वस्तु पर जब गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने के लिए बोल रहा है, तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो ऊपर लगा रहे हैं, तो उसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल को काउंट करना है। और गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा क्या होती है, नीचे की तरफ होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा तो नीचे की तरफ है और विस्थापन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो एंगल कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री होते ही जो अपना कार्य क्या हो गया, कार्य हो गया नेगेटिव वर्क डन हो गया, W इज इक्वल टू नेगेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन हो 90 डिग्री और लेस देन इक्वल टू हो 180 डिग्री, तो इस कंडीशन में जो अपना वर्क डन होगा वो होगा नेगेटिव वर्क डन होगा। या तो 180 डिग्री हो सकता है या 180 डिग्री से कम हो सकता है और 90 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो अपनी वर्क डन की वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम एक लास्ट क्वेश्चन है इसको और डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, एक वस्तु बंद लूप में गति करती है। एक वस्तु बंद लूप में गति करती है, तो क्या गतिशील वस्तु को घुमाने में किया गया कार्य शून्य होगा। पूछना क्या जा रहा है, जब वस्तु
बंद पथ में गति, बंद लूप में गति करती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बंद लूप का मतलब क्या होता है, कोई भी पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया और वापस यहीं पर आकर रुक जाए तो वो होता है एक बंद लूप होता है। तो क्या इस कंडीशन में, बंद लूप की कंडीशन में, विस्थापन 0 की कंडीशन में क्या किया गया कार्य शून्य होगा? तो मैंने अभी आपको दो फोर्स बताए थे, एक फोर्स क्या बताया था, संरक्षी बल, और दूसरा क्या बताया था, असंरक्षी बल। संरक्षी बल में मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई किसी वस्तु पर एक संरक्षी बल कार्य करता है और वह वस्तु बंद लूप में विचरण कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य हमेशा और हमेशा क्या होता है, 0 होता है, हमेशा और हमेशा 0 होता है। बट जब बल असंरक्षी बल है तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य 0 नहीं होता है। तो यहाँ पर अपन को कोई पर्टिकुलर बल का नाम तो दे नहीं रखा है कि इस बल के कारण, अपन को पूछ रहा है कि एक वस्तु बस बंद लूप में गति कर रही है। तो बंद लूप में दो प्रकार से गति कर सकती है, जब एक तो संरक्षी बल कार्य करे उस पर, और या फिर असंरक्षी बल कार्य करे। तो W = 0 भी हो सकता है और W ≠ 0 भी हो सकता है। तो इसमें हाँ या ना दोनों होंगे, क्योंकि केवल हाँ नहीं हो सकता, क्योंकि केवल हाँ होगा अगर 0 होगा तो ये कंडीशन कहाँ जाएगी, और अगर केवल नहीं होगा तो ये कंडीशन कहाँ जाएगी। तो हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, और ये चौथा ऑप्शन तो अपने पास वैसे ही कैंसिल हो चुका है। तो ये थे अपने कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स जो अपने वर्क से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू आप लोगों का।